बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका एडवोकेट तैमूर हुसैन बहरानी। आज का हमारा जो लेक्चर का टॉपिक है वो है इल्लीगल डिस्पोजिशन एक्ट 2005। गैर कानूनी कब्ज़े के ख़िलाफ़ कानून हमें कौन सी रेमेडीज़ देता है, क्या सॉल्यूशन है हमारे पास। इसमें स्पेसिफ़िक रिलीफ एक्ट का सेक्शन 8 और 9 जिसमें हमारी इल्लीगल डिस्पोजिशन की रेमेडीज़ थी, उसके बाद 2005 में ये एक्ट मुतारिफ़ कराया गया जो कि 9 सेक्शन पे मबनी है। 9 सेक्शंस पे टोटल कंस्ट्रक्ट हुआ है। पहला सेक्शन जो है वो शॉर्ट टाइटल और कमेंसमेंट है कि इसका नाम क्या है, इल्लीगल डिस्पोजिशन एक्ट 2005, और उसके बाद इसकी कमेंसमेंट जो है वो एट वंस और पूरे पाकिस्तान पे अप्लाई होती है। उसके बाद सेक्शन 2 में डेफिनेशन है कि नो वन शैल एंटर अपॉन एनी प्रॉपर्टी टू डिस्पोजेस, ग्रैब, कंट्रोल और ऑक्यूपाई इट विदाउट हैविंग एन लॉफुल अथॉरिटी। और इसमें जो वर्ड यूज़ हुए हैं कोर्ट्स से मीन्स सेशन कोर्ट, कोड यानी CRPC क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड, ऑक्यूपायर यानी जिसके कब्ज़े में ज़मीन है, ऑनर जो उसका राइटफुल ऑनर है, और प्रॉपर्टी मीन्स प्रॉपर्टी। अब ये इल्लीगल डिस्पोजिशन एक्ट जो है ये इमूवेबल प्रॉपर्टी पर लागू होता है, यानी आपकी दुकान, मकान, घर, कोई ज़री ज़मीन, कोई प्रॉपर्टी, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर जो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो उस पर यह होता है। उसके बाद सेक्शन 3 में इसकी पनिशमेंट दी गई है सब सेक्शन 1 में कि अगर कोई इलीगली डिस्पोजेस करता है तो उसकी 3 साल से लेकर 10 साल तक की पनिशमेंट है। और इसके साथ 544A क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का जो सेक्शन है उसमें कंपनसेशन भी इसमें लागू की गई है फ़ाइन के साथ। यानी हमें मेंटल एगनी, हमारी किसी भी प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुंचता है और उसकी वजह से जो हमें मेंटल एगनी मिलती है, जो परेशानी मिलती है, वो एक इंजरी के बराबर है, तो वो 544A की जो कंपनसेशन की जो रूह है वो भी इसमें शामिल है। उसके बाद सेक्शन नंबर 4 कॉग्निजेंस कौन लेगा, यानी इस मसले को सुनेगा कौन। तो सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जो है उसके पास ये अख्तियार है कि ये इस एक्ट के तहत इसको सुने। अच्छा, इल्लीगल डिस्पोजिशन में देखें, ग्रैब, कंट्रोल करना, ऑक्यूपाई करना विदाउट लॉफुल अथॉरिटी में इसके 2 एसेंशियल पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है एक्ट ऑफ पोजेशन, आप किसी चीज़ पे कब्ज़ा करें। दूसरा है कि इंटेंशन फॉर द डिस्पोजेस, आप वो डिस्पोजेस करने की इंटेंशनल एक्ट के साथ उसको डिस्पोजेस करें। 2017 में कि इसके एसेंशियल जो हैं ये पहले कन्फाइन थे कि जो कब्ज़ा माफिया, लैंड ग्रैबर हजरात होते थे जिन पर मुख्तलिफ FIR भी कटी हुई होती थी, यानी जिनके ट्रैक रिकॉर्ड में कब्ज़ा गिरी ज़मीन की होती थी, उसकी रूह तक इसको कन्फाइन किया गया था। लेकिन 2017 में फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिवर्ट किया और इसको इस तरफ लेकर आई कि इसके अलावा भी अगर कोई ग्रैबिंग करता है, लैंड ग्रैबर्स जो रेगुलर हैं, उसके अलावा भी कोई इलीगल डिस्पोजिशन किसी भी चीज़ इमूवेबल प्रॉपर्टी की करता है तो वो इसके प्रोसीजर के थ्रू हैंडल किया जाएगा। इसके बाद स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन 8 और 9 में जो हमारे पास रेमेडीज़ होती थी वो ये होता था कि जो पजेजर हो, फिर चाहे राइटफुल हो या रॉन्गफुल हो, उसके थ्रू वो हो जाता था, और रेमेडी जो होती थी वो एनी पजेजर के पास होती थी। इसमें इसको कन्फाइन किया गया कि कोई भी अदर देन लैंड ग्रैबर भी अगर कोई इलीगल डिस्पोजिशन किसी भी करता है तो वो इसमें शामिल होगा। अच्छा, क्रिमिनल रेमेडी। अब इसके बाद सेक्शन 4 कॉग्निजेंस कौन लेगा, सेशन कोर्ट लेगी। अब जैसे CRPC में FIR है, कंप्लेन है, मैजिस्ट्रेट ट्रायल है, कॉग्निजेंस जो है मैजिस्ट्रेट साहब लेते हैं, तो इसको सेशन कोर्ट खुद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब सुनेंगे और कंप्लेंट के तौर पर सुनेंगे और इसको डील करेंगे एज अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। इसके बाद सेक्शन नंबर 5 है इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी कौन करेगा। इन्वेस्टिगेशन जिस जुरिस्डिक्शन में वो लैंड मौजूद है, उस जुरिस्डिक्शन का जो भी पुलिस स्टेशन होगा उसका पुलिस ऑफिसर उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा और 15 दिन के अंदर कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल करेगा। इंक्वायरी कौन करेगा, उसी जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड जो भी उनका लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड का ऑफिसर होगा, लैंड रेवेन्यू ऑफिसर होगा, वो रेवेन्यू ऑफिसर उसकी इंक्वायरी करके रिकॉर्ड उससे तलब किया जाएगा और वो पेश करेगा। अच्छा, ये डे टू डे प्रोसीडिंग है इसकी, टोटल 60 डेज़ में इसको मुकम्मल करना होता है इस कंप्लेन को, और एडजमेंट का कोई इसमें एक्सेप्शन नहीं है। एक्सेप्शन है सिर्फ मैक्सिमम 7 दिन का। उसके बाद सेक्शन नंबर 5 इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी हो गया। उसके बाद है सेक्शन नंबर 6। सेक्शन नंबर 6 जो है उसके अंदर है पावर्स टू अटैच प्रॉपर्टी। अगर कोर्ट देखती है कि बिफोर द कंप्लेन अगर इस प्रॉपर्टी का कोई ऑनर, राइटफुल ऑनर ज़ाहिर नहीं होता, और तो फिर कोर्ट को वो इख्तियार है कि वो उसे प्रॉपर्टी को अटैच कर ले
और until final decision, और इसके बाद in case of attachment the methods of its management safeguard against natural decay or deterioration shall be determined by the court। अब देख लें, ज़रई ज़मीन पे कब्ज़ा होता है, उस पर कोई भी फसल लगा हुआ है, ज़रई ज़मीन पे जो भी फसल लगाए जाते हैं उनकी मियाद 3 से 5 माह 6 माह तक की होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी का कब्ज़ा हो जाता है और कोई कब्ज़ा करके बैठ जाता है, कंप्लेनेंट कोर्ट में गया, जब तक उसका ट्रायल स्टार्ट हो, उसका ट्रायल कमेंस हो और ट्रायल कंक्लूड हो, उसके बीच में जो भी फसल लगा हुआ है वो तो बर्बाद हो जाएगा। इस चीज़ को भी कोर्ट एडमिनिस्टर करती है और मैनेज करती है, उसके लिए कमिश्नर अपॉइंट करती है और फिर उस चीज़ को सेल ऑफ करके एट द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द केस, एट द फाइनल डिसीजन ऑफ द केस, बाद में वो उस ऑनर, जो भी उसका राइटफुल ऑनर होगा, वो उसकी अमाउंट, वो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो उसके हवाले कर दी जाएगी। सेक्शन नंबर 7 में प्रॉपर्टी अटैच हो गई। सेक्शन नंबर 8 डिलीवरी ऑफ पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी। इसमें जो है कोर्ट जो को इख्तियारात होते हैं वो पुलिस ऑफिसर्स के थ्रू, कंसर्न पुलिस ऑफिसर के थ्रू, इसमें एप्लीकेशन भी दी जाती है कि टेम्पररी इंटीरियम रिलीफ दिया जाए, पोजीशन हमें दिलाया जाए, तो वो पुलिस को यूज़ करके टेम्पररी पोजीशन भी मुख्तलिफ़ औकात में कोर्ट को इख्तियारात हैं कि वो पोजीशन दे देती है। 2017 तक इसमें अपील का कोई ऑप्शन नहीं था। 2017 में सेक्शन 8A मुतारिफ़ कराया गया, जिसमें अपील का टाइम 30 डेज़ रखा गया, और जैसा कि ये कंप्लेन एडिशनल सेशन जज साहब सुनते हैं तो इसकी अपील हाई कोर्ट में की जाएगी। उसके बाद सेक्शन नंबर 9 जो है एप्लीकेशन ऑफ द कोड, यानी ये किस कोड के तहत चले, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत चलेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कंप्लेंट के तौर पे चलेगा सेशन जज के साहब, तो जो प्रोसीजर CRPC सेक्शन 200 से लेके 205 तक मैजिस्ट्रेट के पास कंप्लेन चलाने का जो प्रोसीजर है वही सेम इस पे अप्लाई होगा। तो ये आज का था हमारा इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट। बहुत शुक्रिया।